जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कक्षा 12 के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या जनसंख्या के काफ़ी सारे मुद्दे को हमने कवर कर लिया है। यानी काफ़ी सारी चर्चाएं अभी तक हमने जनसंख्या के विषय में कर चुके हैं। ये जो लेक्चर होगा वो जनसंख्या चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। ये चैप्टर 10 मार्क्स में पूछा जाता है, आपको पहले भी बताया है। तो आपको इसके स्वाध्याय के सभी सवालों को रिवीजन करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और जितने भी सवाल आएंगे वो स्वाध्याय में से आएंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाले। तो चलिए आज इस चैप्टर को ख़त्म करते और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नीची मृत्यु दर के कारण। तो ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण लोगों का मरना कम हो गया है, यानी नीचा मृत्यु दर हो गया है। अभी कोरोना चल रहा है तो ये कह तो नहीं सकते कि मृत्यु दर नीचा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मर गए, यानी मृत्यु दर में थोड़ी सी बढ़ावट देखने को मिली है। परंतु मृत्यु दर काफ़ी कारणों से कम हुआ है। उन कारणों को हम समझेंगे। सर्वप्रथम जीवन स्तर में सुधार। जो व्यक्ति होता है उसके जीवन जीने के ढंग में बदलाव आता है, और वो अपने जीवन जीने में बदलाव करके जीवन स्तर में सुधार लाता है। जैसे कि आर्थिक विकास के कारण लोगों की आयु में बढ़ोतरी होने से लोगों के जीवन स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, यानी उनकी आयु बढ़ी है। किसके कारण? आर्थिक विकास के कारण। देश में लोग पहले की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाला अनाज, आवास की पर्याप्त सुविधा, आरोग्य के प्रति जागरूक, पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने लगे। यानी पहले ऐसा होता था कि लोगों को अनाज या आवास जो उचित प्रमाण में नहीं मिलता था, परंतु अब उचित प्रमाण में आवास और अनाज और आरोग्य के प्रति जागृति और शिक्षा, सारी चीज़ें प्राप्त होने के कारण उनका जीवन स्तर है वो बढ़ा है। इस कारण से मृत्यु दर घटी है। इसके बाद जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। यानी जितने भी जानलेवा रोग है उन पे कहीं ना कहीं नियंत्रण लाने में हम सक्षम रहे, परंतु जो कोरोना महामारी चल रही है फिलहाल उस पर नियंत्रण नहीं लाया गया है। तो फिर भी हम पढ़ेंगे कि जानलेवा रोगों पर नियंत्रण किस प्रकार से हमने किया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में फ्लैग, पीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे जानलेवा रोगों के कारण मृत्यु दर ऊंचा था। यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ये सारे रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। किसी को पीलिया हो जाता था, किसी को फ्लैग हो जाता था, किसी को मलेरिया हो जाता था। इन कारणों से लोगों की मृत्यु अधिक होती थी। इस कारण से मृत्यु दर कैसा था? ऊंचा था। किंतु 20वीं सदी के अंत में विकास के परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने से एवं रोग प्रतिकारक रसी का आविष्कार होने से उपरोक्त रोगों को नियंत्रित करने में असफलता प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर घटी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी तब तो इन सारे रोगों का प्रकोप था, पर जैसे जैसे हमारे देश विकास की ओर बढ़ रहा था तभी काफ़ी सारी रसी यानी टीके का आविष्कार हो गया, जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देते और इन सारे रोगों से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद अकाल पर नियंत्रण। यानी अब ऐसे अकाल नहीं पड़ते जो पहले पड़ा करते थे शुरुआती दिनों में, यानी कि 1996 के पहले। तब से अकाल और ये सब नहीं पड़ने के कारण लोगों की मृत्यु कम हो रही। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण अकाल नियंत्रण किया गया है। उससे भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु रोकी जा सकती है। 1966 में हरित क्रांति होने से देश के अनाज की पूर्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परिणाम स्वरूप देश को जिस भाग में अनाज का अधिक उत्पादन होता है वहाँ से जिस भाग में कम उत्पादन होता है वहाँ अनाज को हेर फेर आसानी से कर सकते हैं। यानी अब अकाल नहीं पड़ सकता। अकाल मतलब सूखा पड़ना, अनाज की कमी होनी, या फिर उपरोक्त वस्तुओं का ना मिलना। तो 1966 में हरित क्रांति आई थी देश में, उसके कारण जगह जगह पे अनाजों को उगाया गया और एक जगह से दूसरी जगह अनाज को हेरफेर करके आसानी से लोगों की भूख मिटाई गई, जिसके कारण मनुष्य को भूखमरी के कारण मौत के मुख में जाने से बचाया जा सकता है। इस कारण मृत्यु दर क्या हुआ है? कम हुआ है। प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधा। देश में पहले भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी आवृत्ति आपदा के कारण मानव मृत्यु प्रमाण ऊंचा था। यानी पहले क्या होता था कि भूस्खलन यानी भूकंप आ जाते थे, सुनामी यानी कभी कभी आंधी तूफान आ जाते थे, अतिवृष्टि यानी कि अधिक वर्षा हो जाती थी, अनावृष्टि यानी कम
वर्षा होती थी। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते थे, इस कारण मृत्यु दर ऊंचा रहता था। आज देश में किसी भी भाग में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को तीव्र यातायात और संदेश व्यवहार की सुविधा के कारण तत्काल अनाज, दवाई और अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं मानवीय स्तर पर प्राप्त हो जाती है, जिससे मृत्यु दर कम होता है। यानी कि अब जब भी सुनामी आनी होती है या कोई तूफान आ रहा होता है या छोटी सी आपदा भी आने वाली होती है, तो पहले हमको आगाह कर दिया जाता है कि भैया यहाँ पे कुछ होने वाला है। यानी जैसे कि आप देखते हो टीवी, मोबाइल फ़ोन में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि बाढ़ आने की संभावना है या तूफान आने की संभावना है। तो हम वो जगह खाली करके चले जाते हैं और सरकार भी उचित दवाइयाँ, अनाज हम तक पहुँचाती रहती है, जिसके कारण लोग नहीं मरते और मृत्यु दर में कमी आई है। इसके बाद का मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। किस प्रकार से इस जनसंख्या को रोका जाए, इसके उपाय यहाँ पे हमको दिए गए, जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो जन्म दर को नीचा लाने के लिए छोटे परिवार का महत्व लोगों तक पहुँचे, इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। यानी यदि आपको नियंत्रण में लाना है तो सर्वप्रथम तो छोटा परिवार हो, इसकी शिक्षा आपको लोगों को देनी होगी। विशेष तौर पर स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज अधिक जागृत हो यह आवश्यक है। यानी कि स्त्रियों को इसकी शिक्षा अति आवश्यक है। इसके लिए संदेश व्यवहार के विविध माध्यम द्वारा जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए। आप देख सकते हो कि काफ़ी बार ऐड आते हैं आपके टीवी में, इसके अकॉर्डिंग के जनसंख्या हम दो हमारे दो, ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं जो आप देखते हो, और वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है जनसंख्या नियंत्रण करने का। शाला कॉलेज में निष्णात व्यक्तियों के व्याख्यान का आयोजन करना चाहिए। यानी शाला और कॉलेजों में स्पीच रखी जानी चाहिए। नाटक, मूक अभियान, गीत इत्यादि द्वारा जागृति लाई जा सकती है। वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया गया है। एक जनसंख्यावादी के मतानुसार शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी जो शिक्षा है वो जनसंख्या का सबसे बड़ा साधन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की असकारात्मक परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, सस्ते और सुलभ हो, यह अति आवश्यक है। अब यहाँ सरल, सस्ते और सुलभ साधनों से मतलब ये है कि मतलब अनैच्छिक गर्भधारण, यानी इच्छा ना हो फिर भी गर्भधारण हो जाता है, और इसी कारण से जब स्त्री की इच्छा ना हो फिर भी उसे बालक को जन्म देना पड़ता है। तो उस गर्भधारण को रोकने के लिए साधनों का उपयोग जो होता है वो सरलता से मिले, सस्ते दाम में मिले और सुलभ हो, यानी कहीं पे भी अवेलेबल हो। 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्वपूर्ण देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित पद्धतियों पर भार दिया गया है। महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। विवाह के लिए न्यूनतम उम्र में कानूनी प्रावधान द्वारा बढ़ोतरी करके जन्म दर में कमी की जा सकती है। यानी जब महिलाओं की अधिक उम्र में शादी कराई जाए तो उनकी गर्भधारण करने की जो लिमिट होती है, यानी वय मर्यादा होती है, वो कम हो जाती है, जिस कारण वो कम बच्चों को जन्म देती है और जनसंख्या में कमी आती है। 2000 की जनसंख्या नीति में महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष के बजाय संभवतः 20 वर्ष हो, ऐसा प्रयास को प्रोत्साहन किया गया है। यानी 18 वर्ष से 20 वर्ष हो ऐसा प्रोत्साहन किया गया है, परंतु कई सारे गाँव में ये माना नहीं जाता, वो कम उम्र में ही शादी कराते। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा और रोजगार को समान अवसर दिया जाए तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का कद सीमित रखती है। यानी जब स्त्री शिक्षित हो जाती है तो वो एक घर नहीं परंतु 2 घरों को शिक्षित करती है। एक वो अपने पिता के घर और दूसरा अपने ससुर के घर, तो 2 घरों को शिक्षित करती है। तो स्त्री शिक्षा अति आवश्यक है, जिस कारण से समाज में बदलाव आ सके। प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। तो सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि नसबंदी करवाने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। यानी ऐसे परिवार जहाँ स्त्री और पुरुष नसबंदी कराए जाते
नसबंदी होती है, वैसे परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाता है उनके प्रोत्साहन के लिए कि आपने अच्छा कार्य किया। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभ को वापस ले लिया गया है। अब ये चीन का काम क्या थोड़ा खतरनाक होता है। ये क्या करता है कि अगर आपके घर में 2 से अधिक बालक है तो आपका राशन पानी बंद कर देगा, जबकि थोड़े समय के लिए इसमें कुछ छूट दी गई है। इस प्रकार भारत के संदर्भ में विचार करें तो भारत की स्थानीय स्वराज के चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अब उनके हाथ में। यदि आपके घर में 2 से अधिक बालक है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असकारात्मकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह दर ऊंचा है। विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, रसीकरण की प्रक्रियाओं को सर्वत्र तथा असकारात्मक बनाना, एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार ये मुख्य है। अन्य संक्रामक तथा जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार से कदम मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में से स्तर को नीचा ला सकते हैं। यानी जब आप एड्स जैसी बीमारियों का प्रचार करते हो या रसीकरण का उपयोग करते हो यानी टीका लगाते हो, तो ऐसी सारी प्रक्रिया करने से क्या होता है, बाल मृत्यु दर कम होता है और मृत्यु दर भी नीचे आता है। अब हमें इस पार्ट में सीखने लायक क्या है कि सीखना ये है कि जन्म दर भी कम करना है और मृत्यु दर भी कम करना है, जिसके कारण जनसंख्या का बैलेंस बना रहे। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयत्न जनसंख्या नीति द्वारा भारत में किया गया था। नई जनसंख्या नीति 2000 के लिए समिति की रचना डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। ये मोस्ट IMP कह सकते हैं 1 मार्क्स में कि जनसंख्या नीति 2000 के लिए समिति रचना डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागृति आएगी। यानी जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और स्वयं ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। इस प्रकार से जनसंख्या में कमी आ सकती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब रही बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस की बात, तो आपको एक स्पष्ट बात बता दी जाए कि जो आपका स्वाध्याय होता है उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। आपके पूरे स्वाध्याय को रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। इवन MCQs भी ज़्यादातर स्वाध्याय में से ही आते हैं। जो आपके 10 मार्क्स से आते हैं वो MCQ भी स्वाध्याय में से ही आते हैं। इसलिए आपको स्वाध्याय पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और स्वाध्याय के बाहर का एक भी नहीं आएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। और एक बात, इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, स्टडी विथ राउडी। ये हमारा एक और यूट्यूब चैनल है। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है स्टडी विथ राउडी, सब्सक्राइब करना है उसे, वीडियोस को देखना है, वीडियोस यूज़फुल हो तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।